ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वी शुड बी नोइंग विच पार्ट ऑफ द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिलेबस में जैसे कल एथिक्स की क्लास चालू होगी, तो एथिक्स की क्लास के लिए आपको जो पेपर, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, इसमें से कौन सा पेपर है, one should be knowing. That's why whenever any subject starts, we should be knowing that which part of the syllabus it covers, and also it focus you for the preparation, like how much marks if you are scoring and how much marks the weightage of this part of syllabus is having. These two things has to be aligned. मतलब ये है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं और हम जो चीज़ जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है वो एक्चुअल में कितने वेटेज का है। तो इसलिए क्या है, हमको ये जानना जरूरी है। दो चीज़ें। पहला चीज़, फर्स्ट थिंग, कि ये सिलेबस का कौन सा पार्ट का है, विच पार्ट ऑफ द सिलेबस इट इज। सेकेंड चीज, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सेकेंड चीज, वेदर इट इज द पार्ट ऑफ प्री और वेदर इट इज द पार्ट ऑफ मेंस, या दोनों का पार्ट है। सेकेंड थिंग विच वी मस्ट बी नोइंग, क्योंकि प्री के हिसाब से पढ़ते हो तो वो ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते हो। ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हो, और मेंस के हिसाब से पढ़ते हो तो दैट शुड बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के तरीके से पढ़ना मतलब आंसर लिखने के तरीके से पढ़ना रहता है। और अगर कोई सब्जेक्ट दोनों का पार्ट है, जैसे कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्री एंड मेंस दोनों का पार्ट है, तो इसमें हम लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस भी रिक्वायर्ड है। डिटेल्ड एनालिसिस भी रिक्वायर्ड है, प्लस हम लोगों को ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल डेटा की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमको सिलेबस जानना जरूरी है, और सिलेबस का अगर हमको आइडिया है तो इट कीप्स अस फोकस्ड, हमको फोकस्ड रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फोकस रखता है। और इन दिस एग्जामिनेशन द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस देखने से आपको ये समझ आ जाता है कि व्हाट नॉट टू रीड, बिकॉज व्हाट टू रीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। So that's why we need to have the knowledge of syllabus. Syllabus has been provided to you already. Just yes, syllabus आपको मिला हुआ है। तो जो syllabus आपके पास मिला हुआ है, that should always be on your table. वो आपके टेबल पे हमेशा से होना चाहिए, बिकॉज जब भी आप सिलेबस पढ़ते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, पहले चेक करो कि वो सिलेबस का कौन से पार्ट को डील करता है। इससे दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये है जो मैंने बताया कि फोकस रखता है, दूसरा पता चलता है व्हाट नॉट टू रीड, और तीसरा ये भी समझ आता है, एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। साइकोलॉजिकल रिलीफ क्या होता है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, जैसे ये वाला पोर्शन अगर मेरा हो गया तो मैं टिक कर दिया, तो मेरे सिलेबस का एक पोर्शन कम से कम कवर हो गया। इससे क्या है, मुझे लाइट फील होता रहता है कि मैंने ये वाला पोर्शन खत्म कर दिया, ये वाला पोर्शन खत्म कर दिया है। सेकेंड चीज, एक और बेनिफिट होता है कि जिस जिस पोर्शन को आपने टिक किया है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। आपको पता है इस वाले पोर्शन को मुझे रिवाइज करना है करके, क्योंकि क्या होगा, जब एक साल की पढ़ाई के बाद आप वो पॉइंट को दोबारा देखोगे, आपको कई बार ये फील होगा कि इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अगर रिवाइज नहीं किया रहोगे। तो सिलेबस में टिक किए रहने से आपके माइंड में रहेगा कि यस, दिस पोर्शन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड एंड आई विल हैव टू रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द टिक्स व्हिच आई हैव मेड ऑन माय सिलेबस। सो इसलिए क्या है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेबस प्रोवाइड्स यू द थिंग विच वी कॉल whole is greater than sum
ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मीनिंग बता सकते हो तरुण? होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पार्ट पार्ट के हिसाब से ज़्यादा होता है। ऑनलाइन में व्हाट डू वी मीन बाय दिस सृष्टि? ये क्या है? डॉट। ये क्या है? डॉटेड लाइन हुआ। अब क्या इसको डॉटेड लाइन बस बोलेंगे? अब आपको क्या दिख रहा है? लेटर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है। पी से मेरा नाम आता है। हाँ। तो क्या है, सिलेबस में क्या होता है कि सिलेबस का ओवरव्यू देख के, सिलेबस को देख के आपको ये समझ आता है कि यूपीएससी ने क्या सोच के इस सिलेबस को फ्रेम किया है, मतलब किस कारण से वो आपसे क्या चाहता है। बीइंग एन कलेक्टर, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, ये सिलेबस को वो किस तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आपने पूरा सिलेबस को देखा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, तो आपको एक कोहेरेंस नजर आएगा। कोहेरेंस मतलब इसमें एक नियमितता नजर आएगी, एक कंसिस्टेंसी नजर आएगी कि किसी पर्पज से इसको ऐड किया है, ये सब सिलेबस को। और इससे ये हमको पता चलता है, इनर व्यू पता चलता है। इनर व्यू बोलने का मतलब ये है, हमको ये समझ आता है कि एक्चुअल में ये सिलेबस को रखने के पीछे यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। What does UPSC expect from us? That is the advantage of looking at the syllabus. So that's why syllabus is important and inherent part of your preparation, and that's why जब तैयारी करोगे तो सिलेबस एक साल में सिलेबस ऐसा कई जगह से फट जा रहेगा, इधर उधर से कई जगह फट जाएगा, बट कीप इट विथ यू, बिकॉज ये आपके प्रिपरेशन की जर्नी को दिखाता है। ठीक है, और ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है कि यस यू हैव थॉरोली कंप्लीटेड दीज आर द पार्ट्स, सो दैट्स व्हाई सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ सिलेबस की डिस्कशन। देन हम सिलेबस की डिटेल में जाते हैं। तो सिलेबस में वी नो वेरी वेल कि 3 पार्ट है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको पीटी बोलते हैं। 3 पार्ट होता है प्री का, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की जर्नी का। नेक्स्ट ईयर दिस इज ऑन 25 ऑफ मे, अगले साल ये 25 मई को है। इस साल ये 28 मई को होना था, 28 मई को होना था। उससे पहले भी मेरे ख्याल से 17 जून के आसपास था आई थिंक। इस बार 28 मई की जगह 16 जून हो गया। तो ये मान के चलो कि ये मई के एंड में होगा, मई के एंड में होगा, अगर कोई डिज़ास्टर ना आ जाए या इलेक्शन ना आ जाए, दोनों एक ही टाइप का चीज़ है, तो तब तक ये जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होता। कोविड के समय में ये चेंज हो गया था, जो प्रीलिम्स जो था वो अक्टूबर में हो गया था, बाकी अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है 2025 में, 2025 में, उसका डेट तो डिसाइडेड है। अगर कोई 2026 में दे रहा है तो उसके हिसाब से भी वही मई होगा, जिसका डेट नहीं आया अभी, और 2027 में दे रहा है तो भी मई में होगा, और अगर कोई 28 में दे रहा है तो भी मई में होगा। तो ये बोलने का मतलब ये है कि अगर अभी का टाइम जुलाई है, तो मतलब मेरे पास यहाँ से 10.5 महीने बचे हैं, है ना। अब यहाँ से 12 महीने बचे हैं, यहाँ पे 12 महीने और यहाँ पे 12 महीने। तो डिपेंडिंग अपॉन योर अटेम्प्टिंग ईयर, कौन से साल में अटेम्प्ट कर रहे हो, उस हिसाब से अगर कोई 2025 में दे रहा है तो 10.5 महीना, और जो 2026 में दे रहा है तो ये 22 महीना। अब 22 महीना मतलब अब उल्टी गिनती चालू कर दो। उल्टी गिनती कैसे चालू करना है? 22 मंथ अगर मैं लेता हूँ, मतलब 24 महीने से कम, मतलब 2 साल से कम है। और अगर मैं 3 साल लेता हूँ तो मेरे पास 34 मंथ्स।
अब मैं ये देखता हूँ कितने सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। तो लेट्स सी, पहला तो है GOIS, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। दूसरा है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है पॉलिटी, तीसरा है इकोनॉमिक्स। वैसे इंडिया में इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, इकोनॉमिक्स नहीं बोलना जाता है। एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, ऐसे। तो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अच्छा, और 2 और भूल गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, 15 एंड 16। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमको पढ़ना है। कोई छूटा तो नहीं? इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नेंस। ठीक है। अब देखो, अब जिनके पास 10 महीने हैं, 10.5 महीने हैं, मतलब आप मान के चलो उसको 10 महीने कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाई 16, मतलब उसके पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। अगर जो 22 महीने का टारगेट करता है, उसके पास रफली 1 महीने का टाइम बचा है हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर एवरी सब्जेक्ट। और जिनका कौन सा हुआ, 34 के हिसाब से डिवाइडेड, मतलब रफली 1.8 के आसपास मंथ मेरे पास है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इटसेल्फ इतने बड़े हैं जिसके लिए हम आज से स्टार्ट करते हैं, तो इट टेक्स टाइम, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, और बोलना चाहिए कि एथिक्स और एसी और वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आईआर। दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स जिसको हमको कवर करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मान के चलो, अगर हमको पढ़ाने में ही इसको 2 महीना, 1.5 से 2 महीना लग जाता है, और आपको अपने लेवल पर रिवाइज करने में भी अगेन 1 मंथ लगेगा इसको। तो अगर जिसके पास अगले साल का ही टाइम है, इसका मतलब उनको स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाओगे तभी हम इसको कवर कर पाएंगे। अब जैसे क्या होता है, सिलेबस तो हमारा बाय द एंड ऑफ मार्च यहाँ से फिनिश हो जाता है, मार्च तक तो हम लोग फिनिश कर देते हैं। बट द थिंग इज दैट, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में टाइम लगेगा तो आप लोग हमारे साथ स्लो चलते हो, बट जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स खत्म होने लग जाते हैं, और उसके बाद आपके पास प्रेशर बढ़ने लगता है। तो दैट्स वाई वन सिंपल सोल्यूशन टू कीप द ट्रैक विद द यूपीएससी सिलेबस इज कि क्लास के साथ आप हमारा पढ़ते जाओ और सिलेबस को कवर करते जाओ। इससे क्या होगा, 11 मंथ्स में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपका उसके साथ साथ टेस्ट भी हो जाएगा, और दोनों चीजें होंगी। इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक छोटे छोटे पार्ट के लिए हमारे पास अभी जितना टाइम मिल रहा है, दोबारा इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो ये है, इतने सारे 16 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, एंड 16 सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमको ये प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि ये रियलिटी है, अब उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन को डिवाइस करना है। तो मैंने जैसे बोला, प्री के हिसाब से प्री टू प्री आपकी तैयारी होती है। तो मैंने बोला कि प्री आपका जब मई में था और मेंस होता है सितंबर में। वैसे हमको ये दोनों के बीच में भी 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट टाइम मिलता है, क्योंकि ये कभी जून हो जाता है, ये कभी अगस्त हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। पर ये 3 मंथ्स में कोई नया चीज नहीं पढ़ना है। 3 मंथ्स में नो न्यू थिंग्स यू विल हैव टू स्टडी, none of the new topics you will have to study. The thing is that जो आपने प्री के पहले पढ़ा है उसी को ही ये 3 मंथ्स में रिवाइज करना है। इस 3 मंथ में, कौन से 3 मंथ्स में, जो प्री एंड मेंस के बीच का है उसमें रिवाइज करना है, और दूसरा चीज आंसर राइटिंग करके रखना है। These 2 things are important। ठीक है, तो यही चीज है।
ये 3 मंथ्स यूटिलाइज करना है हमको आंसर राइटिंग में, क्योंकि जब मेंस का पेपर होता है तो एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर होते हैं 3-3 आवर्स के। 3-3 घंटे का 2 पेपर लिखना, क्योंकि इसमें लिखना रहता है, सब्जेक्टिव होता है, इट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग टास्क और बहुत एग्जॉस्टिव हो जाते हैं और बैक टू बैक पेपर होते हैं मेंस के। तो इसलिए क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होता है। तो हमको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी है और उस लेवल का तैयारी करनी है जिसमें आंसर राइटिंग जो 3 घंटे लिखोगे उस लेवल के लिखने के लिए हमारे पास स्टेमिना भी होना चाहिए, लिखने के लिए उतना ही मेंटल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर को अवॉइड कर सको वो चीजें रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द थिंग। ये तो प्रॉब्लम मैंने बताया, अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये तो प्रॉब्लम्स है। मतलब हमारा एनिमी कैसा दिखता है ये हमको समझ आ गया। तो हमारा एनिमी जो है वो 16 सब्जेक्ट का, 16 सब्जेक्ट्स का वाला, 16 मुंडी वाला है। तो चार, पाँच, छः, सात है ना, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 15, एक इसका ऊपर में लगा देते हैं। आदि पुरुष में ऐसा ऊपर वाला मुंडी वाला था ना। तो दिस इज द थिंग। अब यूपीएससी के लिए जो पिलर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें है, एक है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यस, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट मेरे पिलर हैं। मतलब ये 5 जो शीश है, ये जो 5 सिर है, इसको हमको पहले धराशायी करना है, क्योंकि इट विल टेक मोस्ट ऑफ योर टाइम। बट द थिंग इज दैट ये तो वैसे इसको पिलर बोला जाता है। पिलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के ऊपर पूरे प्रिपरेशन निर्भर है, चाहे एथिक्स हो चाहे सोसाइटी हो। अगर हमको इस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो हमारे पास एक बैकग्राउंड रेडी हो जाता है, हमारे पास बेस रेडी हो जाता है। अब अगर कॉस्ट टू बेनिफिट देखा जाए तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। ये 5 तो पिलर हुए जो कि हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे, गवर्नेंस में, सोसाइटी में, आर्ट एंड कल्चर में, ये सारा चीज हेल्प करेगा क्योंकि ये 5 पिलर्स बोला जाता है। और यूपीएससी इसी में से किसी ना किसी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। जैसे इस बार इसमें से एंड इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछा, उससे प्रीवियस टाइम पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन पूछा था। बट एवरी ईयर प्रीलिम्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। बट ये 3 सब्जेक्ट के साथ यूपीएससी खेलता रहता है, कभी इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, कभी इसमें से, कभी इसमें से। बट दिस 2 थिंग्स आर कॉमन। इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट में कंफर्म है कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंड एक और चीज कंफर्म है, दैट इज करंट अफेयर, इससे भी रफली 20 क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म रहता है। अब इसके बाद इसके साथ प्ले करता रहेगा, किसी साल पॉलिटी ज्यादा पूछ लेगा, किसी दिन हिस्ट्री, किसी साल ज्योग्राफी। तो ये सारे पिलर्स हैं। अब मेंस का सिलेबस कैसे होता है, मेंस जो होता है हमारे सितंबर में, उसका सिलेबस कैसा है, आई विल शो यू। तो मेंस में पहले एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं मेंस में। मेंस बोलने का मतलब है सब्जेक्टिव है, इसमें लिखना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा बोला जाता है, इसका मतलब इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं, मार्क्स इंक्लूड होते हैं आपके मेरिट लिस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में अगर आपने कुछ भी नहीं बोला तभी भी आपके मेंस के इंटरव्यू में अगर कुछ भी नहीं बोला आपने, फिर भी मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मेरिट लिस्ट मिल सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट, ये जो है 1750 नंबर का मेंस होता है, 1750 नंबर का मेंस होता है। तो सपोज इसमें आपने 850 नंबर ले आए सपोज, और इंटरव्यू में ना बहुत बकवास बोला आपने और 275 में से सिर्फ 50 आपने मिला, तभी भी 900 मार्क्स के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगे। क्योंकि मेंस, इसलिए मेंस है क्योंकि मेंस का मार्क्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। प्री का नहीं, प्री का एक बार कट ऑफ निकल गया तो आप बाउंड्री में निकाले हो कि ज्यादा निकाले हो, इट डजेंट मैटर। हाँ, प्री कितने मार्क्स का होता है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, बता नहीं पाया था। प्री का क्या होता है, प्री आपका 2 पेपर का होता है, जीएस एंड सीसेट। ये 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें क्वेश्चन आते हैं 80 और इसमें क्वेश्चन आते हैं 100, ठीक है।
तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 2 मार्क्स का। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 2.5। 2.5। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, जीएस एंड सी सेट, जीएस में 100 क्वेश्चन, सी सेट में 80 क्वेश्चन। और ये कैसे रहते हैं? एमसीक्यू बेस्ड, वस्तुनिष्ठ जिसको बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक दिन में 2 पेपर होता है, दोनों एमसीक्यू रहता है। ठीक है, तो जीएस का जो मार्क्स है इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। यस, और ये कितना निगेटिव मार्किंग होती है? 1/3। 1/3 निगेटिव मार्किंग मतलब इसमें 2/3 निगेटिव, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 2/3, तो कितना हुआ? -0.66। और इसका निगेटिव कितना हुआ? 2.5 डिवाइड बाई 3, मतलब इसमें थोड़ा सा 0.8 के आसपास निगेटिव मार्किंग है, इजंट इट? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रिलेटिवली ज्यादा है क्योंकि मार्क्स भी इसके ज्यादा है। अब सी सेट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है इसका मतलब ये है इसमें आपने 33% मार्क्स ले आया, इसमें सी सेट में, तो सी सेट का पेपर फिर हो गया, इसके स्कोर आपको मैटर नहीं करते, ये क्वालिफाई बस करना है। जीएस के मार्क्स के बेसिस पे आपका कट ऑफ रेडी होता है। जैसे आपने सपोज 33% मार्क्स ले आया, तब जीएस का पेपर चेक होगा, पर अगर 33% मार्क्स नहीं लाया तो जीएस पेपर चेक होगा ही नहीं। गेटिंग इट? तो पहले तो इसका ये कट ऑफ निकला कि नहीं ये देखना पड़ेगा। इस कट ऑफ निकला मतलब 33% लाया कि नहीं। अगर ये लाया है तो जीएस का पेपर चेक होगा, अदरवाइज जीएस पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब जैसे 2/3 निगेटिव हो जाता है इसमें, है ना, और रफली 90 से 105 के बीच में कट ऑफ रहता है। वैसे पिछले साल 75 के आसपास चला गया था, पिछले साल बहुत कम था। तो 90 से 105 के बीच में कट ऑफ रहता है। इसका मतलब रफली 50% मार्क्स में ले आता हूं, किसमें? जीएस के पेपर में, तो उसके बेसिस पे मेरा प्री में हो जाएगा। सी सेट में आपका 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, 3 चीजें बोलना चाहिए। एक है मैथ्स, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, दूसरा है रीजनिंग, नहीं इंग्लिश, इंग्लिश के पैसेजेस, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। तो सी सेट में ये सारी चीजें होती है। जीके तो इसमें पूछा जाता है, जीएस में जीके होता है। यस, जो भी है रिगार्डलेस ऑफ कोई भी सब्जेक्ट से आए उसको मैथ्स देना ही होगा यहाँ पे। ठीक है ना? नहीं, मेंस में निगेटिव नहीं मार्किंग नहीं होता। ठीक है, प्रीलिम्स में बस निगेटिव होता है। तो प्री का क्लियर है? किसी को डाउट है प्री में? तो प्री के बारे में समझ लिए सर। अब। यस प्लीज सर, हाँ, सर ये सी सेट में कितना मार्क्स बोले थे? सी सेट में भी 200 मार्क्स का है। नहीं, उसमें कितना स्कोर करना है तो क्वालिफाई करेंगे? 33% मार्क्स। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस में दो पेपर होते हैं, किसके? लैंग्वेज के। सर वो एम्पलीट्यूड वाला बताइए ना एक बार। कौन सा? सी साइड का जो बता रहे थे इंग्लिश और मैथ्स वाला, वो एक बार बताइए ना। अच्छा, सी सेट में 3 पार्ट होते हैं। सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं और मेनली 3 पार्ट होते हैं, मेनली बोल रहा हूं। एक है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है इंग्लिश। ये 3 मेजर पार्ट होते हैं। वैसे डीआई डीएस वगैरह भी मान के चलते हैं, पर ये 3 पार्ट है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2.5 मार्क्स का। इसमें क्वालिफाई करते हो तभी जीएस के मार्क्स आपके जीएस के मार्क्स चेक होंगे। अब हम लोग आते हैं मेंस में। मेंस में क्या होता है?
दो लैंग्वेज का पेपर होता है जिसको कंपलसरी बोला जाता है, कंपलसरी। एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कि मैंडेटरी है, और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज। आप मराठी नहीं बोल सकते। हाँ, इंडिया के 22 लैंग्वेज में से, 22 लैंग्वेज में से आप कोई भी 22 लैंग्वेज ले सकते हो, है ना। वो 8th शेड्यूल में जो मेंशन है, वो 8th शेड्यूल वाले कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। आप हिंदी, बंगाली, ये जितना आप जानते हो, उर्दू, मैथिली, ये सारा चीज़ आप ले सकते हो। तो आपने जो डिसाइड किया है, जैसे इसके लिए इंग्लिश, इसके लिए हिंदी, ये दोनों में आपको कितना लाना है, 25% मार्क्स लाने हैं। ये भी क्वालिफाइंग है, नहीं दोनों, उसमें 25, इसमें भी 25। अगर ये 25% लाते हो तब बाकी के पेपर चेक होंगे, ये नहीं लाते हो तो यहीं पे खत्म। गेटिंग इट? तो मेंस के पेपर में इंग्लिश एंड हिंदी, ये दोनों में 25% लाना इज मैंडेटरी फॉर यू, या हिंदी के अलावा जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है, ये आपका मैंडेटरी है। अच्छा, कितने मार्क्स के होते हैं, किसी को पता है? लैंग्वेज का पेपर कितने मार्क्स का होता है, कोई बता सकता है? सर 200 का होता होगा शायद। एनीवन एल्स? सृष्टि, अंदाज है कितने मार्क्स का होता है? ये 300 मार्क्स का आता है, मतलब 75 नंबर लाना है, 75 मार्क्स लाने हैं। ये दोनों का पेपर में मार्क्स ले आए, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर खत्म, इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। गेटिंग इट? इसमें 25% लाना है। अब आगे आते हैं किसमें? अब जीएस पेपर 1, नहीं जीएस पेपर 1 नहीं, इसके बाद आता है एसी पेपर, एसी पेपर जो कि 250 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें 2 एसी दिया जाता है, 2 एसेस विल बी देयर, है ना, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड, बताएंगे अपन इसको क्या है करके। तो 250 नंबर का एसी का पेपर हुआ। फिर हुआ जीएस पेपर 1 जो कि कितने मार्क्स का होता है, 250 पेपर का। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ये पेपर 1 में होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी। जीएस पेपर 2 में 250 मार्क्स का होता है, और इसमें होता है इंडियन पॉलिटी प्लस आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपका जीएस पेपर 2 250 मार्क्स का। जीएस पेपर 3 ये 250 नंबर का है, इसमें है इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर 3 में ये हुआ। इसके बाद होता है जीएस पेपर 4, ये भी 250 नंबर का होता है। इसमें होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, ये समझ वाला एप्टीट्यूड है। वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था सीसेट में, और यहाँ पे यस पल्लवी। क्लियर। जीएस 3 वाला इकोनॉमिक्स के बाद, इकोनॉमिक्स के बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू सर। सर। हाँ दीपक। हाँ सर, वो ऐसे वाला थोड़ा बता देंगे, वो रिमूव हो गया था मैं। हाँ, ऐसे में क्या है, ऐसे 250 मार्क्स का होता है, 2 ऐसे पूछा जाएगा, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड जैसे ब्लैक कैट इन ब्लैक रूम, ओपन एंडेड मतलब अगर आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना, तो फिलोसफिकल थोड़ा सा होता है। और दूसरा ऐसे होता है जो 125 मार्क्स का होता है, मतलब इसके अंदर एक ही ऐसे पेपर में 2-2 ऐसे होते हैं,
है ना। एक ऐसे ओपन एंडेड होता है और दूसरा ऐसे जो है क्लोज एंडेड होता है। हम लोग देखेंगे ऐसे की क्लास में, हम समझेंगे। 250 नंबर का होता है, इसके मार्क्स इंक्लूड होने चालू हो जाते हैं, यहाँ से मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो अभी तक कितने यस मार्क्स सर। हुए, है ना। 250, 250, 500, 750, कितना हुआ, 1000 हो गया, 1250 हो गया, 1250 हो गया कि नहीं, टोटल 1250 हो गया। अपने को कितना पहुंचाना है, बताइए ना एक बार। एथिक्स, एथिक्स के बाद इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स, यस सर। इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब 500 नंबर और बचे हैं, तो 500 नंबर के लिए आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है ना, सेलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है, जिसका पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है, 250, एंड पेपर 2 250। तो ऑप्शनल का 250 250 मिला के 500, और इधर 1250, दोनों 1250 प्लस 500 मिला के 1750 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होता है। गेटिंग इट। और मैंने क्या बोला, आप मेंस में 850 नंबर ले आओ, कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ रफली, कितना परसेंट हुआ, 1750 का 850 कितना परसेंट है, रफली 50% है कि नहीं। 850 को डबल करो 1700 हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें भी मैंने 50% मार्क्स ले आया। इसके बाद इंटरव्यू में कोई भी कुछ भी बोलूं मैं, मैटर नहीं करता, मुझे इसमें 50% मार्क्स ले आना है। अब इसके ऊपर फिर क्या होता है, 275 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू। फिर दोनों मिला के कितना होता है, 2025 नंबर का। ये दोनों मिला के 2025 नंबर मिला के अगर आप इसका आधा 1000 नंबर ले आते हो, 1000 नंबर ले आते हो, तो आप टॉप 100 में हो। हाँ, टॉप 100 में हो, 1000 नंबर आप ले आते तो। मतलब एक 50% वाला फॉर्मूला क्लियर है कि चाहे जीएस में हम लोग लाए प्री के, उसमें 100 नंबर्स ले आए, या तो किसी भी सब्जेक्ट में हर में मैं 50% बस ले आया, तो मैं टॉपर बन सकता हूँ। गेटिंग इट। तो यही है हमारे लिए कि 2025 नंबर में से मुझे किसी तरीके से 1000 लाने हैं। अब तरीका क्या है कि या तो एकदम किसी तरीके से लाए, पेल ढपेल के लाए, या तो बहुत अच्छे से लाए। क्यों, तो क्यों ना मैं 2025 को देखूं, मैं 1000 को नहीं देखूंगा। 1000 को देखूंगा तो मैं 700 पे अटक जाऊंगा। मैं 2025 देखूंगा तो हो सकता है मैं थोड़ा सा ऊपर में सेटल्ड हूं। तो ऑलवेज योर टारगेट शुड ऑलवेज बी 2025। 2025 शुड ऑलवेज बी योर टारगेट, क्योंकि वी नीड टू गेट द रैंक 1। हमको रैंक 1 लाना है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी को किसी तरीके से बॉर्डर में पहुंच के निकालना है। वी नीड टू गेट रैंक 1। अब रैंक 1 के लिए जो प्रिपरेशन होती है, उसके लिए आपको वो जो 16 सब्जेक्ट है उसमें से एक भी सब्जेक्ट को वीक नहीं रखना है। जितना सब्जेक्ट को वीक रखोगे उतना चांसेस आपके कम होते जाएंगे। ऐसा होता है जैसे हमने इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छा हो गया, मोस्टली लोग किसको छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी को छोड़ देते हैं। इंडियन पॉलिटी अच्छा है, आईआर को छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट अच्छा है, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ देते हैं। एथिक्स को पढ़ते ही नहीं ढंग से, ये दिक्कत है। पर अगर देखो, ये पूरा नोट डाउन कर लिए ऑनलाइन में, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। सर। हाँ बोलो। सर वो GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद वो क्या है, IS? आईएस है इंटरनल सिक्योरिटी यस सर। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं आता हूं 2025 मार्क्स मेरे पास 2025 में लाने हैं, है कि नहीं। 2025 मार्क्स 2025 में लाने हैं। तो उस हिसाब से
मुझे ये 16 सब्जेक्ट्स को वीक नहीं रखना है, बट मेरे को हमेशा से एक चीज़ ध्यान रखना है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल व्हेन पेन इज मिनिमम एंड गेन इज मैक्सिमम। जिंदगी तो बिताना नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने में, तो पेन मिनिमम लेना है मेरे को और गेन ऐसा करना है जो मैक्सिमम हो। तो हम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो निकालते हैं। इसके लिए हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट टू बेनिफिट। और यहाँ पे कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है? टाइम। आपके पास टाइम कम है, ये कॉस्ट है। तो हम खोजते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको तैयारी करने से मेरे पास मैक्सिमम आ जाते हैं। जैसे ऐसे पेपर, एक पेपर है ये कितने नंबर का था? 250 नंबर का। तो मैं ऐसे को 15 दिन अच्छे से पढ़ तैयारी कर लिया, 15 क्या 1 मंथ भी तैयारी कर लिया बढ़िया से, तो मेरा कितना 250 नंबर पक गया। गेटिंग इट? दूसरा सब्जेक्ट है एथिक्स। ये अकेले एक सब्जेक्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एक ही सब्जेक्ट है। ये अकेले एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरा 250 नंबर हो गया। तीसरा, मैंने जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी एंड आईआर, इसको मैंने कर लिया, तो मेरे 250 मार्क्स हो गया। और ऑप्शनल में मैंने क्या किया? पीएसआईआर लिया। कौन से? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें पेपर 1 जो होगा 250 मार्क्स का होगा और पेपर 2 क्या होगा? 250 मार्क्स का होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा तो बहुत सारा इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन मेरा हो जाता है उसमें। तो मैं एक सब्जेक्ट लेने से मेरा जीएस पेपर 2 भी रेडी हो गया, 750 नंबर मेरे रेडी हो गए। एक और सब्जेक्ट पढ़ा मैंने एथिक्स, तो कितना नंबर रेडी हो गया? 1000। और एक और सब्जेक्ट पढ़ा मैंने ऐसे, तो 1250 जो नंबर हैं मेरे अकेले किसमें से रेडी हो गए? एथिक्स एंड पॉलिटी से। गेटिंग इट? इसलिए कॉस्ट टू बेनिफिट देखा जाए तो मैं अगर इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन लेता हूं और ऑप्शनल मैं ये लेता हूं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मुझे अच्छे स्कोर करने के लिए। अब सेकंड ऑप्शन, ये प्लान ए हुआ। अब देखो 1250 में से सोचो, 1250 में से मेरे अगर रफली मेरे पास 700 नंबर आते हैं, क्योंकि मैं इसमें कमांड करके रखा हूं, 700 नंबर आते हैं। मतलब मेरे को कट ऑफ निकालने के लिए 150 मार्क्स और चाहिए बाकी सारे सब्जेक्ट में से। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब में मिला के मेरे को कितने लाने हैं? 150 नंबर बस लाने हैं। इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू के भी मार्क्स बचे हुए हैं मेरे पास, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने अच्छा कर लिया। बाय द वे मुझे 100 नंबर मिल गया तो ऐसे ही कट ऑफ निकल गया मेरा। समझ रहे ना? इसलिए क्या है, कॉस्ट टू बेनिफिट निकाला जाए तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इंटरव्यू भी बचा है और इतने सारे सब्जेक्ट्स बचे हैं, सब में कुछ ना कुछ तो लिख के आऊंगा मैं। ठीक है, ये तो हुआ प्लान ए। अब प्लान बी देखते हैं। ये क्लियर है ऑनलाइन में सबको? यस दीपक, क्लियर है? सर वो पीएसआईआर वाला थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो आप जो हाँ, बोलो, लिखे हैं ना ये बोलो। ये देखो, एक ऑप्शनल लेना पड़ता है, मैंने बताया ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शनल का। यस सर। तो अगर आपने ऑप्शनल में क्या लिया? पीएसआईआर, तो उसी का ही पेपर 1, पीएसआईआर का पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। अगर आपने ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी का पेपर 1 एंड ज्योग्राफी का पेपर 2 हुआ। पीएसआईआर का पूरा नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक ऑप्शनल है। हाँ। मैंने बोला ना कि 500 नंबर का एक ऑप्शनल होता है। यस सर। हाँ, तो अगर आपने ऑप्शनल पीएसआईआर लिया है तो आपका जीएस पेपर 2 भी काफी कुछ कवर हो जाता है। यस सर। ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब प्लान 2 देखते हैं।
हर एक प्लान में क्या चीज कॉमन रहेगा? एसे एंड एथिक्स। जो कि एथिक्स स्टार्ट होने वाला है, इसका वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको कितना इंपॉर्टेंट है। इसको आपने मोस्ट ऑफ द लोग ना इसको ना घर के मेड जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, किसको? एसे और एथिक्स को, है ना। ये लोग सोचते हैं ये काम का ही नहीं है, सबसे ज्यादा काम के यही है भाई। अब तीसरे में आते हैं। अगर मैंने ऑप्शनल में क्या लिया? ऑप्शनल में मैंने अगर सोशियोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी, एक चीज ध्यान रखना, हर एक ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें से पेपर 1 में ग्लोबल थॉट बोला जाता है, ग्लोबल वर्ल्ड लेवल का पूछा जाता है, और पेपर 2 में इंडिया लेवल का। जैसे अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पेपर 1 का पार्ट होगा और इंडियन ज्योग्राफी पेपर 2 का। सोशियोलॉजी में भी ऐसी, पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसी, पेपर 1 में थॉट्स रहेंगे, ग्लोबल थॉट्स, और पेपर 2 में इंडिया के कंटेक्स्ट में पॉलिटी पूछा जाएगा। तो सोशियोलॉजी में भी ऐसे ही है। अब मैंने इसको तैयारी किया सोशियोलॉजी का, तो जीएस पेपर 1 में मेरा एक टॉपिक था, क्या था? सोसाइटी। ये मेरा रेडी हो जाता है अगर मैंने इसको तैयारी किया है। इसके अलावा मेरा एथिक्स की तैयारी हो जाती है, सोसाइटी मैंने अच्छे से पढ़ा है तो, और इसके अलावा एसी की तैयारी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन एसी में सोसाइटी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, सोशियोलॉजी, जिससे मेरा एसे, एथिक्स एंड ये तीनों कवर हो गया। मतलब मेरे 1000 नंबर अकेले सोशियोलॉजी से हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं बोला ना लाइफ इज सिंपल, तो इसमें इसका सिलेबस बहुत छोटा है। अकेले हाँ 1250 नहीं, सोसाइटी अकेले पेपर नहीं है। एक जस्ट हाँ, तो देखो, इसलिए सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो किससे का छोटा है? पॉलिटिकल साइंस से, पीएसआईएफ से बहुत छोटा है। सोशियोलॉजी का सिलेबस छोटा है, समझना भी आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तो बहुत सारा आंसर लिखने में आसान हो जाता है। आपको ना सोशियोलॉजी में एक और में हेल्प मिलेगा, जीएस पेपर 1 का ना आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसमें भी आपको सोशियोलॉजी का हेल्प होगा, क्योंकि कस्टम्स जो होते हैं ना सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। तो सेकंड प्लान बी जो है मेरा, वो है सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन प्लान सी, ये तो प्लान बी हुआ। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज ज्योग्राफी या हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री लेना, ये दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना है। इसका पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 का कुछ पोर्शन हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 में ही ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है। तो सपोज आपने ज्योग्राफी लिया तो पेपर 1 का आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। पेपर 2 में एक इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट था, तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंसेप्ट होता है जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल बोलने का मतलब यह होता है, क्या है, जैसे रशिया इतना बड़ा कंट्री है, उसके इतनी बड़ी कंट्री होने के कारण से, या ऐसी स्थिति होने के कारण से इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा डील होते हैं। जैसे अगर इंडिया और चाइना अगर पड़ोसी नहीं होते तो हो सकता है हम लोग कुछ अलग तरीके से डील करते। तो किसी कंट्री के साथ रिलेशन जो होता है उसका जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल पोजीशन बताता है। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए अच्छा होता है कि अगर हम क्या जाने, हम ज्योग्राफी जाने। ज्योग्राफी जाने से आपका पेपर 2 का ये इजी हो जाता है। प्लस जिसका ज्योग्राफी अच्छा होता है वो मैप बनाने में एक्सपर्ट होता है, और कोई भी आंसर में आपने मैप अगर डाल दिया या डायग्राम बना दिया तो वो आपके आंसर एनरिच हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं।
तो ज्योग्राफी आपको पेपर 1 में तो हेल्प करता है, पेपर 2 में भी हेल्प करता है, और देखा जाए तो पेपर 3 में एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है पेपर 3 में, और ज्योग्राफी में एक ऑप्शन होता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड डील करता है। पेपर 3 में एक और पार्ट है, वो है इकोनॉमिक्स, और ज्योग्राफी में भी एक पोर्शन है दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो कहीं ये काफी कुछ रिलेट करता है, क्योंकि जहां पे इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्री जहां कहां पे होगा, जहां पे माइंस होंगे, जहां पे लेबर होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, तो इकोनॉमिक्स का वाला पोर्शन प्लस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी अगर जिसने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है उसको हेल्प होता है एग्रीकल्चर को लिखने में। तो जिसका ज्योग्राफी अच्छा है वो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ये तीनों में हेल्प होता है। दो एसे एंड एथिक्स में उसको ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलती। कुछ पोर्शन आप साइंस एंड टेक का भी ले सकते हो ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी आपको इतने सारे में हेल्प करता है। अगर किसी ने हिस्ट्री लिया है तो पेपर 1 के में तो हेल्प होगा। पेपर 1 में हिस्ट्री के अलावा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसमें हेल्प होता है, हिस्ट्री लिया है तो। पेपर 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी, क्योंकि आईआर एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री से डील करता है। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पता है तभी इंटरनेशनल रिलेशन आप बोल पाओगे। तो जिसका हिस्ट्री अच्छा है वो पेपर 2 के आईआर को अच्छा कर पाता है। और देखा जाए तो हर एक आंसर को हिस्ट्री से रिलेट करना सबसे अच्छा होता है। जैसे क्या होता है, मैंने बोला किसी भी आंसर को लिखते हो तो मैप डालना अच्छा होता है, वैसे भी किसी भी चीजों को लिखना है तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से स्टार्ट करते हुए वे फॉरवर्ड देना सबसे अच्छा तरीका होता है। तो जिसका हिस्ट्री अच्छा होता है वो सब लोग में, सभी आंसर्स में हिस्ट्री को इंक्लूड कर पाता है। तो हिस्ट्री आपको कहां कहां हेल्प किया? पेपर 1 में, पेपर 2 में, एसे में एंड एथिक्स में, 4 जगह आपको हेल्प करता है हिस्ट्री। इसके अलावा कोई ऑप्शनल, अदर जो भी ऑप्शनल होते हैं उसका वेटेज या उसका बोलना चाहिए कि उसका जो ओवरलैपिंग है वो उतना अच्छा नहीं है। जैसे क्या है, अगर हम लोग ने पबएड लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया हमने, तो हमको पेपर 2 में ये हेल्प करता है गवर्नेंस में, इस वाले पार्ट में वो हेल्प करता है पबएड लेते हैं तो। और थोड़ा बहुत एथिक्स में हेल्प करता है क्योंकि इसमें प्रोबेटी एंड गवर्नेंस करके एथिक्स में टॉपिक है, और ऐसे में हेल्प करता है। पबएड लेने से ये 3 है, पर पबएड के साथ अच्छी बात यह है इसका सिलेबस छोटा है, सिलेबस इसका छोटा है, ये अच्छी बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और एक और भी बात अच्छी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो एक्चुअल में यही चीजों को पढ़ोगे, यही चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है जो कि आप पढ़ रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक और ऑप्शनल है जो लोग लेते हैं वो है एंथ्रोपोलॉजी। तो एज सच एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है, उसमें सक्सेस रेशियो अच्छा है, बट इसमें ओवरलैपिंग रिलेटिवली कम है। एंथ्रोपोलॉजी का ओवरलैपिंग आपको सोसाइटी में थोड़ा सा दिखेगा, अदरवाइज बाकी कहीं जगह नहीं दिखेगा। तो ये है सारे ऑप्शनल लेना है। तो मैंने इतने सारे प्लान बताए, प्लान ए से लेकर डी तक बताया, जो भी आपको जमता है, क्योंकि किसी भी ऑप्शनल को लेने के लिए 5 क्राइटेरिया होने चाहिए। कोई अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो हेस्ट में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करना है। पहला आपको, जब जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, ये सब को पढ़ने के बाद आपको किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, नॉट ओनली दिस, आप एंथ्रोपोलॉजी देखो, सोशियोलॉजी देखो, और आप बोलना चाहिए कि एक और होता है पबएड देखो, सबका सिलेबस देखो, और जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसी को ऑप्शनल लो। तो ऑप्शनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल इज इंटरेस्ट। और one should never switch its optional. Once you have decided your optional, you should never switch your optional. It will waste your time. एक बार अपने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया, स्टार्ट कर दिया पढ़ना, इसके बाद उसको छोड़ो मत।
तो पहला चीज है इंटरेस्ट, सेकंड चीज है जीएस के साथ ओवरलैपिंग, जैसे मैं दिखा रहा था आपको ओवरलैपिंग हो रहा था कि नहीं। तो मैंने जैसे बताया पीएसआईआर का ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छा था, तो जीएस का के साथ ओवरलैपिंग है कि नहीं, उस हिसाब से आपको ऑप्शनल चूज करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल चूज करने के लिए, वो है इसका सक्सेस रेशियो। कुछ सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो उतना अच्छा नहीं होता, जैसे लिटरेचर। लिटरेचर का नॉर्मली क्या होता है, खड़ूस लोग बैठे रहते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में नहीं, लोग एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, इंग्लिश हिंदी सब के ना एकदम खड़ूस लोग बैठे रहते हैं। ये लोग छोटा सा गलती को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो लिटरेचर में नॉर्मली अच्छे मार्क्स नहीं आते अगर लिटरेचर आप लेते हो तो। इसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपको नहीं लेना चाहिए, नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जैसे हम लेते हैं बायोलॉजी, जूलॉजी या फिजिक्स या मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ना अगेन मार्क्स ज़्यादा नहीं उठते, इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं आते, बट ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं अगर कोई एक्सपर्ट है इसमें, मतलब जैसे क्या है, ये गट फीलिंग के ऊपर है। गट फीलिंग समझते हो, मतलब अगर मुझे रियली फील होता है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आई कैन टेक बायोलॉजी या जूलॉजी या फिजिक्स या मैथ्स एंड आई कैन रियली स्कोर more as compared to other subjects, other art subjects, then they can go for these subjects. And it is true for any other subjects. मतलब किसी भी अदर सब्जेक्ट में आपको लगता है, जैसे साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप वाकई में लेना चाहते हो, तो अगर आपको गट फीलिंग आता है कि रियली मैं अच्छा कर सकता हूं, या बोलना चाहिए कि यहाँ पे चौथा है गाइडेंस। गाइडेंस, अगर आपको गाइडेंस मिल जाता है इन सब्जेक्ट के, कोई आपको मेंटर मिल जाते हैं या टीचर अच्छे मिल जाते हैं या अच्छे मटेरियल्स मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे यू फील लाइक, और यू फील मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने देखा, आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट थे और उसके बेसिस पे आपको लगा कि यार ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूं अच्छे से। अगर आपको पर्सनली फीलिंग है कि यस बायोलॉजी इज गुड फॉर मी, देन गो फॉर इट, नो इशू एट ऑल। क्योंकि पहला जो ये है, पहला जो क्राइटेरिया है ऑप्शनल के लिए, वो क्या है, इंटरेस्ट। तो अगर लगता है कि मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, जूलॉजी में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में, मैथ्स में या साइकोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर में, देन गो फॉर इट। द थिंग इज दैट बिफोर गोइंग टू द ऑप्शनल, चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड चेक द सिलेबस। अगर ये दो चीज आपको लगता है यार मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं खुद साइकोलॉजी एज एन ऑप्शन लिया था, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट आई लाइक दिस साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल। इवन आई वाज डूइंग मोर बेटर कंपेयर टू ज्योग्राफी। हमारे समय में 2 ऑप्शनल होते थे, मैंने 2 सब्जेक्ट लिया था, ज्योग्राफी एंड ऑप्शनल। तो मैं साइकोलॉजी में ज्यादा अच्छा कर रहा था क्योंकि साइकोलॉजी में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो एनीवन हु फील लाइक आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनी सब्जेक्ट, then they can go for it. For example, कनिष्क कटारिया जो है मैथ्स ऑप्शनल लेके टॉपर थे, मैथ्स ऑप्शनल लेके, क्योंकि उनको लगता था कि मैं मैथ्स में कर सकता हूं। तो इट इज अबाउट गट फीलिंग, और गट फीलिंग कहां से आती है, बाय लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो। ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए मैंने इतने सारे चीजें बताया, जीएस के साथ ओवरलैपिंग, सक्सेस रेशियो, उसके गाइडेंस के लिए अगर कोई मिल जाता है तो वेल एंड गुड। जैसे साइकोलॉजी के लिए एक टीचर है मुकुल पाठक करके, ही इज द बेस्ट टीचर, ऐसे टीचर आपको मिल जाते हैं तो इट इज वेरी गुड। मटेरियल्स, आपको बहुत अच्छे मटेरियल्स मिल जाते हैं, देन वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शनल। पर ये 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटरेस्ट और जीएस के साथ ओवरलैपिंग एंड सक्सेस रेशियो, है ना। दिस 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट मेन सब्जेक्ट। अब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी। इंटरव्यू में क्लियरली लिखा रहता है, यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता है, यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन मतलब फरवरी में आता है, उसमें बताता है कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा।
और कितने पोस्ट होंगे ये पता चलते हैं, और उस समय फॉर्म भरना रहता है फरवरी में। तो इसमें लिखा रहता है इस नोटिफिकेशन में, प्रीलिम्स सॉरी पर्सनालिटी टेस्ट में वी और ना, इसमें लिखा है एक लाइन, वी आर नॉट चेकिंग व्हाट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट वो सिंपली क्या चेक कर रहे हैं, सुटेबिलिटी। तो पर्सनालिटी टेस्ट में या इंटरव्यू में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू में, हम क्या देख रहे हैं, आप उस पोस्ट के लिए सुटेबल हो कि नहीं। इसका मतलब दे आर चेकिंग योर पर्सनालिटी। अब ये पर्सनालिटी का डेफिनेशन हम लोग एथिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज पर्सनालिटी। पर एक चीज मान के चलो, पर्सनालिटी वो होती है जो बैलेंस्ड है, पहला चीज जो बैलेंस्ड है, जिसमें बायसनेस नहीं है, बायसनेस स्टीरियोटाइपिंग या प्रेजुडिस नहीं है, जो मैच्योर है, जो कॉन्फिडेंट है, जो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, जिसके पास करेज है डिसीजन लेने का। ठीक है ना, ये सारे आपके पर्सनालिटी के पार्ट हैं कि आप रियली में बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो कि नहीं, बायसनेस तो नहीं है, मैच्योरिटी है कि नहीं, आपके में डिसीजन मेकिंग पावर के लिए करेज है कि नहीं, आपके में आप ब्लफ तो नहीं करते हो, आपका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है, ये सारा चीज चेक होता है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो सिंपली पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आपने सिंपली एक चीज किया, दैट इज यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, तो वहां पे ऑनेस्टली जिस चीज का आंसर आता है उसमें बोले यस, जो चीज नहीं आता उसमें बोल दो क्लियरली नो, जितना आता है उतना ही बताओ। अगर आप ऑनेस्टली वहां पे इंटरव्यू दे दिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। फुल मार्क्स मतलब एटलीस्ट जो 275 मार्क्स में से आपका 150 नंबर कहीं नहीं गया है। गेटिंग इट? ठीक है ना, 275 में से आपका 150 नंबर कहीं नहीं गया है। इफ यू आर सिंपली ऑनेस्ट एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स which you are having in your personality, then you will get good marks. One of our student, she scored 700 in the mains and 180 in the interview. तो इंटरव्यू में इतना अच्छा उसने कर लिया कि उसको रेलवे वाला मिल गया। गेटिंग इट? सो दैट्स वाई अगर मेंस में आपका कम भी है, इंटरव्यू में आपने अच्छा कर लिया, तो यू कैन स्कोर मोर, बिकॉज अब दोनों मिला के आपका डिसाइड होता है कि मेरिट लिस्ट में आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो ये पूरा सिलेबस का डिस्कशन मैंने कर लिया। अब यहाँ पे जिसको भी जो भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, तैयारी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे तैयारी करना चाहिए। जैसे क्या है, ऑलवेज गो फॉर ब्लैंक A4 साइज शीट। नोट्स कैसे बनाना है या क्लास में कैसे आना है, क्लास में हमेशा से A4 साइज के पेपर में लिखना है आपको। A4 साइज के पेपर में लिखने के लिए आपको एक राइटिंग पैड चाहिए, है ना, जिसमें आप रोज A4 साइज का पेपर को अटैच करो। जो क्लास में होता है उसमें नंबर लिखो, सब्जेक्ट का नाम लिखो और डेट लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो सर या मैम जो भी बताते जा रही हैं उसको नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, करते जाओ। तो इस तरीके से जितना आप नोट करोगे, आपका नोट्स 2-3 पेज का एक क्लास के लिए, मतलब जैसे 2 घंटे की क्लास हुई तो 3 से 4 पेज का आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया। 3 से 4 पेज का नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिया। अब घर जाके उस पेज को रिवाइज करो और उस पेज को रिवाइज करके बुक से पढ़ो। बुक से पढ़ने के बाद आपको कुछ नए पॉइंट्स पता चलेंगे जो इसमें 1-2 पेजेस का और एडिशन करेगा। समझे? ये 3-4 पेज का आंसर था, नोट्स से आया था जो हम लोग क्लास में पढ़े थे। फिर आपने घर जाके बुक्स पढ़ा जिससे 1-2 पेज और एडिशन हो गया। तो वो सब्जेक्ट का आपका टोटल 5 से 6
मतलब वो सब्जेक्ट का एक लेक्चर का 5 से 6 पेज का आपका नोट्स परमानेंटली रेडी हो गया। A4 साइज में होने से क्या होता है कि आप उसको पिनअप कर सकते हो, आप उसमें फर्दर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। इट शुड बी ब्लैंक, रूल्ड नहीं होना चाहिए, लाइन वाला नहीं होना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्लास में नोट्स बनाने चाहिए। आप मेक श्योर कि आपके जो नोट्स है उसके बेसिस पे आप 2 घंटे की क्लास को रिवाइज कर सको। इवन आपको स्लाइड्स को भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वीडियो लेक्चर का रिकॉर्डिंग को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने नोट्स बना लिया है तो। गेटिंग इट? घर में जाके दोबारा वो 2 घंटे सुन के फिर से नोट्स बनाना सबसे वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो यू शुड मेक नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ सो दैट यू कैन रिवाइज थ्रू योर नोट्स। नोट्स का एक ही पर्पस है, आप उसको रिवाइज करते हो बुक्स को छोड़ के, ठीक है। फ्यूचर में कोई करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर में से वही कोई आर्टिकल उसी से रिलेटेड आया तो आप इसमें फिर से एक पेज ऐड कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये नोट्स को आपको प्रिपेयर करनी है। क्लास में आपको मैक्सिमम काम कर देना है नोट्स बनाने का, घर में जाके पढ़ाई का ज्यादा करना है, नोट्स को कम बनाना है। फिर होता है माइंड मैप। जैसे क्या है, आप क्लाइमेट चेंज पे आपने क्या किया, जब सपोज फिर से लिखते हैं, अब जैसे क्लाइमेट चेंज पे आपको नोट्स बनाने थे, ये इसको छोड़ देना ना, ये कुछ नहीं है। अब जैसे क्या है, आपने क्लाइमेट चेंज के लिए पहला लिखा यूनाइटेड नेशन, यूएन के समिट के बारे में डाला आपने, यूएन के समिट के बारे में डाला। फिर आपने डाला इंडिया का रोल, इंडियाज रोल, यस। फिर आपने क्या डाला, हाँ, रिसर्च पेपर के कुछ आर्टिकल्स। रिसर्च पेपर्स मतलब क्या होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन जैसे एजेंसी होता है, ठीक है, उसके आर्टिकल्स आपने डाला। फिर आपने क्या किया, इसमें फर्दर एडिशन किया, हाँ, फर्दर एडिशन किया। फिर आपने क्या किया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हाँ, IUCN का डेटा डाला आपने एंड UNFCCC का डेटा डाला। इस तरीके से आपने डेटा डाला। इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए ना एक A3 साइज का पेपर में, A3 साइज का पेपर आपको लेना है बंडल। उसमें आपने एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को एक ही जगह पे नोट करते जाइए। जैसे यहाँ पे कई लाइंस लिख दो, यहाँ पे लिख दो, अलग अलग ब्रांचेस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको एक पेपर में आपको सारा चीज दिख जाना चाहिए। इस तरीके से हर एक टॉपिक, जो जो बर्निंग टॉपिक है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट या बज़ टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको सारे चीजों को एक माइंड मैप में डाल देना चाहिए। इसी को बोला जाता है माइंड मैप। इन द एंड क्या होगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, आप इसी को पूरा A3 साइज के पेपर को रिवाइज करके जाओगे और जितने भी नए कंटेंट ऐड करना है इसमें कंटेंट ऐड करते जाओगे और आपका बेस्ट ऑफ द आंसर्स को रिवाइज करना यहाँ से निकल जाएगा। अब वहाँ पे एग्जाम में जाओगे तो आपके पास वो चीज़ें, पूरा माइंड मैप इसी को बोला जाता है, मैप ऑफ द माइंड, आप सीधा वहाँ पे प्रोड्यूस कर दो। क्योंकि आपको ये नहीं लिखना है, ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि माइंड में स्टोर्ड है, अब वहाँ जाके आप उसको एक्सप्लेन कर दो। इस तरीके से माइंड मैप को आपको यूज करना है।
तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है आंसर को लिखने का और घर में नोट्स बनाने का और कंटेंट को ऐड करने का। ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं। लास्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हो तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें अंडरलाइन करो, सारे पे नहीं करो, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस पर अंडरलाइन करते जाओ। हर दिन न्यूज़पेपर मेरे पास लेके आओ और पूछो सर मुझे लगता है दीज आर द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट। आई विल टेल यू यस दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, दिस वॉज नॉट, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, दिस वॉज नॉट। अगर हर दिन मैं ये एक्सरसाइज करवाता हूँ आप लोग से, देन लेटर यू डोंट नीड मी। इसके बाद मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं क्यों और किस तरीके से आर्टिकल्स को पढ़ना है। बट मेक श्योर वेन एवर यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेक अ हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग। अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं है कि इसको दोबारा आपको देखना है। अंडरलाइन करने का ये मीनिंग है कि आप फोकस्ड हो, आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो, आप पैसिव रीडिंग नहीं कर रहे हो, एक्टिव रीडिंग कर रहे हो। इससे अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। चाहे नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग थिंग्स अंडरलाइंड या हाईलाइट करने का एक हैबिट बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ आई से सबसे ज़्यादा वेटेज यूपीएससी में किस चीज़ का है, देन आई से सिंगल वन लाइन न्यूज़पेपर। रीडिंग द न्यूज़पेपर इटसेल्फ कवर्स 40% ऑफ द टॉपिक, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री को छोड़ दो तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि न्यूज़ में रहता है। इसलिए न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे पेपर या एथिक्स पेपर सब में आपका न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So that's why reading the newspaper is most essential part of your journey. You should be reading newspaper every day. ठीक है, तो ये हुआ आई एम डन विद द सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस का मैंने बता दिया। अगर आप लोग का कोई डाउट है यू कैन आस्क मी और एल्स वी कैन क्लोज द सेशन। माइंड मैप बनाने के लिए एक बार मेरे से असिस्टेंस ले लेना। एक बार आओगे तो कैसे बना रहे हैं मुझसे पूछ लेना और उसके बाद माइंड मैप बनाना चालू करना। वैसे इट इज़ नॉट करेक्ट स्टेज टू स्टार्ट राइटिंग द माइंड मैप्स। वाई? बिकॉज अभी आपका थॉट उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि आप माइंड मैप बना सको। अभी सिंपली ग्रास्प करो जो चीज़ें हैं। माइंड मैप बनाने के लिए 2-3 महीना वेट करो, उसके बाद माइंड मैप बनाना, है ना। और पहला माइंड मैप बनाओगे तो कोशिश करो जैसे वुमेन, चाइल्ड, हेल्थ, एजुकेशन, इससे रिलेटेड आप माइंड मैप बनाओ। इसमें बनाना आसान होता है, धीरे से आप उसमें इम्प्रूव करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि मेरे को याद रहेगा कि नहीं वो ध्यान में रखो, और मैं उसको लिख पाऊंगा कि नहीं। अगर वो हमेशा से ध्यान में रहेगा तभी आप उसको अच्छा कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर ऑनलाइन में कोई डाउट नहीं है तो वी कैन क्लोज द सेशन। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। Thank you, sir. ओके।